Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की संभव बनाने वाले फैक्टर्स यानी कारक के बारे में जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि हम उस फैक्टर के बारे में जानेंगे जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। जिसमें फर्स्ट फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है, जो पिछले 40 से 50 साल में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर हम टेक्नोलॉजी का कंपेयर करें आज के टेक्नोलॉजी से, जो पिछला जो टेक्नोलॉजी था और आज के टेक्नोलॉजी में हम तुलना करें तो और वही जो 50 साल पहले का तो टेक्नोलॉजी में, तो इसमें बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। क्या कि आज का टेक्नोलॉजी है जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुआ है, यानी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी का रैपिड इम्प्रूव्ड यानी बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से जो वृद्धि हुआ है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, प्रूव होने से, और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्पीड बढ़ी है, तेज़ी से बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर जो 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुए हैं, जिसमें कि कुछ वजह से गुड्स की डिलीवरी अब फास्टर हो गया, तेज़ी से अब कोई भी गुड्स सामान तेज़ी से डिलीवरी हो जाते हैं, जल्दी से। और इसके साथ जो लंबे दूरी से, अधिक डिस्टेंस से जो आते हैं, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका कॉस्ट भी पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। पहले जहाँ 100 रुपया में जिस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसका अभी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है, जो लगभग 30 से 40 रुपया में भी हो जाता है। और जो मेन इजी पर मेन है, ट्रेड से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रेड्स जो MNC है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, होता है जो उनका काम मेन एम का होता है, मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगा तो और बेहतर होने की वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गया है। और यही बात है कि ध्यान में रखते हुए जो MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, जो अब आसानी से एक दूसरे कंट्री में अपने फैक्ट्री को लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो पहले से कम हो गया है। और इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट कंटेनर का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने से एक बहुत बड़ा चेंज आया है। कंटेनर की वजह से जो गुड्स हैं उनको हम शिप पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे के द्वारा भी, एरोप्लेन के द्वारा भी, और ट्रक के द्वारा भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंटेनर को हम इन जगहों पर रख सकते हैं, उसको रखा जा सकता है। और कंटेनर के आने की वजह से जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है, ये पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है, जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट है या पोर्ट हैंडलिंग जो टाइम हुआ, जिसमें काफ़ी कमी आया है पहले की तुलना में। जिससे बचत भी हुई है, टाइम का भी और कॉस्ट का भी, जिसमें ग्लोबलाइजेशन में यही ज़्यादा हेल्प मिलता है और बढ़ाया है। ठीक है, तो पहले हम लोग जाने
ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का। फिर दूसरा में हम लोग जानेंगे, दूसरा फैक्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरह से इम्प्रूव हुआ है, उस यानी जो सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है उसका किस तरह से विकास हुआ है तो ग्लोबलाइजेशन में इससे भी हेल्प मिला है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से एक देश से दूसरे देश में के बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो हुआ जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके वजह से भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पीड हुआ है पहले की तुलना में। पिछले कुछ सालों में जो टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन में या कंप्यूटर में या इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है पहले की तुलना। जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे में टेलीफोन के थ्रू, टेलीफोन हुआ, टेलीग्राफ हुआ या फैक्स के थ्रू या जो मोबाइल फ़ोन हुआ, इनको हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह कांटेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इन चीज़ों को आने से अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि जो कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए अमेरिका में बन रहा है तो उसका कांटेक्ट दूसरे देश से नहीं है। अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसका प्रोडक्ट का कोई और पार्ट है अगर चाइना में बन रहा है तो ये दोनों आपस में आसानी से वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई और इम्प्रूवमेंट करना है तो तुरंत ही ये लोग अपने आप में डिस्कस करके आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, तो ही कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन में भी ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, इसकी जगह से लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आजकल क्या है कि कंप्यूटर का जो यूज हो रहा है जो सभी फील्ड में होता है, आजकल ज़्यादातर काम है जो कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। और हम इंटरनेट की वजह से ही जैसे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह हम शेयर कर सकते हैं या हम पा सकते हैं, ला सकते हैं। और इंटरनेट की वजह से हम आसानी से ईमेल भेज सकते हैं या वॉइस मेल को भी हम भेज सकते हैं, वो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट पर, माने कि बहुत ही कम खर्च पर हम उसको मेल, वॉइस मेल या ईमेल को भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारा कॉस्ट आया। कॉस्ट आना मतलब एमएनसी कंपनी का मेन मुद्दा था, जहाँ पर कॉस्ट उसको कम लगेगा, खर्चा कम होगा, वहाँ पर तो एमएनसी कंपनियाँ हैं जो अपने आप के एडॉप्ट वहाँ पर कंपनी खोलेगी और एडॉप्ट करेगी, यानी कि अपने मेन मुद्दे के पर में ला रही है। ठीक है, इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन को संभव करने में ऐसा फैक्टर है। कौन कौन से, दो चीज़ हम जाने, एक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करने से भी ग्लोबलाइजेशन का इम्प्रूव होगा, ग्लोबलाइजेशन आएगा। ठीक है, फिर एक और पॉइंट है इसमें, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड
फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, यानी जो विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण जो हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जाने थे चाइनीज़ टॉय के बारे में, जो चाइना के जो खिलौना था, जो क्या था कि इंडिया में सस्ता मिलता था, चीप रेट पर बेचता था चाइना वाला, और लोग भी बहुत ज़्यादा चाइनीज टॉय को खरीदने लगे थे। तो यही इंडियन गवर्नमेंट है जो खिलौने के इंपोर्ट पर जो आयात किया जाता था उस पर टैक्स लगा दे, तो इस कंडीशन में चाइनीज टॉय का जो प्राइस रेट होगा वो क्या बढ़ जाएगा अगर टैक्स लगा दिया तो। और लोगों को अब क्या होगा कि उसके लिए ज़्यादा रेट देना पड़ेगा, ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा उस खिलौने खरीदने के लिए। इससे क्या होगा कि भारत में खिलौने के जो निर्माता है, जो प्रोड्यूसर है, टॉय प्रोड्यूसर, वो अपने खिलौने को अब बेच पाएंगे, क्योंकि जो चाइनीज़ टॉय पर जो टैक्स लगा है उसके कारण चाइनीज टॉय का भी रेट अब लगभग इंडियन टॉय के बराबर हो जाएगा। इससे जो इंडियन टॉय के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी अपने खिलौने को अच्छे तरीके से बेच पाएंगे। ठीक है। और फिर एक चीज़ इसमें एक पॉइंट है ट्रेड बैरियर्स, यानी व्यापार अवरोधक। तो व्यापार अवरोधक हम किसको कहेंगे, या ट्रेड बैरियर्स, तो इंपोर्ट पर जो आयात पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम ट्रेड बैरियर यानी व्यापार अवरोधक तक कहा जाता है। ठीक है। यह एक तरह का बैरियर होता है, एक अवरोधक है, एक तरह से रोक है, जिसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ताकि जो इंपोर्ट जो आयात है उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। और गवर्नमेंट बैरियर का यूज फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, या फिर रेगुलर यानी वृद्धि करने के लिए, या कटौती करने के लिए, या नियमित करने के लिए, और कंट्री में किस प्रकार के गुड्स की कितना कीमत होगा और कितना मात्रा में इंपोर्ट होनी चाहिए, यह भी निर्णय करने के लिए कर सकती है। उसी के लिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश था, उस पर बैरियर लगा दिया, रोक लगा रखा था। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि कंट्री के जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक कर्ता लोग हैं, को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो विदेशी जो व्यापारी हैं उनसे कंपटीशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय इंडस्ट्री का उदय ही हो रहा था, राइज हो रहा था इंडस्ट्री का हमारे देश में, इसलिए ऐसा किया गया। अगर यदि उस समय इंपोर्ट पर जो आयात किया जाता तो कंपटीशन से जो हमारे जो उद्योग धंधे थे वो आगे उनके सामने टिक नहीं पाते विदेशी के सामने, और वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरी चीज़ों पर, जैसे में मशीनरी चीज़ या फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम का इंपोर्ट करने की सिर्फ खाली अनुमति दिया गया था। और सभी डेवलपमेंट कंट्री भी, डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो भी शुरुआती दिनों में, स्टार्टिंग के समय में जब वह डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, जो घरेलू उत्पादक होता है, को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। ठीक है। तो एक और इसमें है कि इंडिया में 1991 में के शुरुआत में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार हुआ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया था, उसमें वह इंपोर्ट्स पर जो ट्रेड बैरियर लगाए गए थे, जो व्यापार अवरोधक जो लगाए गए थे आयात पर, उसको काफ़ी कम कर दिया था। और सरकार ने डिसाइड किया कि इंडियन प्रोड्यूसर है जो अब ग्लोबल, जो विश्व के जो मार्केट में हैं के जो दूसरे प्रोड्यूसर हैं जो वर्ल्ड के, उनके साथ अब जाकर वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का मानना था कि जो कंपटीशन है
उसके वजह से प्रोड्यूसर का परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव होगा, सुधार होगा, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की अब क्वालिटी भी इम्प्रूव करना होगा। यह जो डिसीजन था वो कौन इसको सराहा, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा काफ़ी इसको सपोर्ट किया गया था इंडिया गवर्नमेंट को कि ऐसा करिए, सपोर्ट भी दिया वो भी। इस वजह से क्या हुआ, जब रोक हटा दिया गया व्यापार पर, तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशक थे पर से जो बैरियर था उसे हटा लिया गया था। इससे अब कोई भी चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है। अब फॉरेन कंपनीज के साथ भी, और फॉरेन कंपनी अब यहाँ पर अपना ऑफिस या फिर फैक्ट्रीज को स्थापित कर सकते थे। ठीक है। फिर एक चीज़ और है इसमें, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन है क्या, उदारीकरण। तो जो बैरियर, जो अवरोधक को रिमूव करना, यानी कि हटाना, रिमूव करने, या फिर रिस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है को ही लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण कहा जाता है। तो ट्रेड में, जो व्यापार में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन होता है, जिससे क्या हो कि बिजनेस को मुक्त रूप से, फ्रीली रूप से वो निर्णय लेने की अनुमति मिलता है उसमें, और वे आयात या निर्यात, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पहले के तुलना में कम रिस्ट्रिक्शन करती है, उस पर लगाती है, इसलिए उसे मोर लिबरल कहा जाता है, अधिक उदार कहा जाता है। ठीक है, ओके।